हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं नवंबर के चौथे हफ्ते के यानी 22 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। यूजुअली मैं जो आखिरी हफ्ता होता है उसे दो भागों में बांट देता हूं, लेकिन इस बार क्योंकि ये छोटा हफ्ता था, इसमें जो आखिरी 10 दिन थे उसकी बजाय सिर्फ 9 ही दिन थे, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आप तक लेकर आऊँगा। पर क्योंकि 9 दिन थे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मेरा मानना ये है कि ये वीडियो लगभग 90 मिनट का कम से कम होगा, 1.5 घंटे का होगा, तो थोड़ा सा सब्र रख के आपको इसको देखना होगा। और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन, ये आपको लिंक टाइप करना होगा। और पेन ड्राइव्स के बारे में मैं क्विकली आपको अपडेट दे देता हूँ। अभी जो सबसे ज़्यादा पेन ड्राइव जो हॉट सेलिंग है वो है KVS की पेन ड्राइव। ये आपको DSSB एग्जाम में भी उपयोगी होगी, क्योंकि KVS और DSSB का सिलेबस एकदम सेम है। CTET में भी उपयोगी होगी, लेकिन CTET में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो हमने इस पेन ड्राइव में उपलब्ध नहीं कराए हैं, लेकिन CTET का 90% सिलेबस इसमें कवर्ड है। क्लैट की पेन ड्राइव ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। होटल मैनेजमेंट और BBA की पेन ड्राइव भी उपलब्ध है। BBA BBS दोनों में ये उपयोगी होगी। इसके अलावा SSC CGL रेलवेज और IBPS की पेन ड्राइव ऑलरेडी उपलब्ध है। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9580048004। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको www.studyiq.in पर जाना है। वहां पर आपको लेफ्ट साइड में ये डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाकर आप करंट अफेयर्स में जाकर ये वीकली करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF ऑलरेडी वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है, आप जाके तुरंत इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। हिंदी भाषा में मैं ये वीडियो आप तक लेकर आ रहा हूं। माय नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, जो 4 पहिए की गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनमें ऑटो डिपर्स फिट होने चाहिए, जिससे रोड सेफ्टी बढ़ाई जा सके। इसीलिए कौन से राज्य की सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है एकदम कि जो भी गाड़ियां हैं, 4 पहिए की गाड़ियां हैं, उनमें ऑटो डिपर्स होने चाहिए। ये कदम उठाया है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा की सरकार ने कदम उठाया है और इन्होंने जो रूल नंबर 106 है वो अमेंड किया है, उसे चेंज किया है सेंट्रल मोटर्स व्हीकल रूल्स 1989 की एक्ट के अंदर। और हरियाणा के अंदर आप जानते हैं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ पर BJP की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सा देश है जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को क्विट कर रहा है? ऐसा अनाउंस किया है इनके नए राष्ट्रपति ने, जो अब राष्ट्रपति होने वाले हैं। अभी तो इनको कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट, लेकिन 1-2 महीने के अंदर ही ये वहां के राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव जीत चुके हैं। ये हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, और ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये बुरी खबर होगी। बाकी TPP जिन्होंने साइन किया था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, हमारा एक स्पेशल वीडियो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, जो मेरे स्टूडेंट रोहित दास ने बनाया, आप उसको देखना ना भूलें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो अवेलेबल है। इसमें आपको पता चलेगा कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या होती है और उसके क्या मायने थे। अब ये पार्टनरशिप खत्म होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो एकदम एंटी ग्लोबलाइजेशन है, वो और आउटसोर्सिंग में भी विश्वास नहीं रखते, जिससे अमेरिका के जो नेटिव्स हैं उनको जॉब्स प्रोटेक्ट की जा सकें। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका TPP को क्विट करेगा। आंसर है USA। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें से कि TPP में कितने कंट्रीज हैं? तो इसमें 12 देश हैं, ये आपको याद रखना है। 12 देशों ने साइन की थी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला सवाल, इनमें से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वो चेयरमैन कौन है जो अभी अभी न्यूज में थे? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का क्या नाम है, जो अभी अभी न्यूज में थे? और ये न्यूज में क्यों थे? ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि भारत बन गया है मेंबर CERN का। CERN का मेंबर भारत बन गया, और ये बहुत बड़ी न्यूज है। इसके बारे में मैं और भी आपको बताऊंगा कि इसके क्या मायने होते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं मिस्टर शेखर बासु, डॉक्टर शेखर बासु, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एंड CERN डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फाबियो जियांटी। उनके बीच ये डील साइन हुई और भारत CERN का मेंबर बन गया। तो अगला सवाल इसी पे है कि भारत इनमें से किसका मेंबर बना है? तो भारत बना है CERN का मेंबर, ये आपको याद रखना है। और ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है CERN और इंडियन साइंस कम्युनिटी के बीच में। CERN के ऊपर हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम CERN के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। CERN और MTCR दोनों के ऊपर ये वीडियो इसी हफ्ते के अंदर आप तक पहुंचेगा। भारत ने जो स्विस बैंक्स में जो अकाउंट होल्डर हैं उनके बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भारत को मिलनी शुरू होगी, और ये कौन से महीने से शुरू होगी ये आपको बताना है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और स्विस सरकार के बीच में, उसके हिसाब से
जो स्विस अकाउंट होल्डर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भारत को कब से मिलनी स्टार्ट होगी? ये स्टार्ट होगी सितंबर 2019 से। सितंबर 2019, तो ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रखिए, जरूरी नहीं है कि जिसका भी स्विस बैंक में अकाउंट है वो इलीगल मनी है या ब्लैक मनी है। नॉर्मल रूप से भी स्विस बैंक में अकाउंट खोले जा सकते हैं। हालांकि जो डिसप्रोपोर्शनेट, जिनके पास एसेट्स हैं, अपनी इनकम से अधिक जो उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, वो ब्लैक मनी कंसिडर किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं सुशील चंद्र और डेप्यूटी चीफ है जो मिशन ऑफ स्विस एम्बेसी इन इंडिया मिस्टर जाइल्स रुडिल्ट, उनके बीच ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत ने किस देश के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है उनके देश में जो बैंक है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए, तो आंसर है स्विट्जरलैंड। और ये सीबीडीटी के चेयरमैन भी आपसे पूछ सकते हैं कौन है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है मिस्टर सुशील चंद्र। और इनफैक्ट अगला सवाल यही है कि सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, तो आंसर है सुशील चंद्र। और सुशील चंद्र न्यूज में भी आए थे, वो इसीलिए क्योंकि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है यानी कि सीएजी, उन्होंने सीबीडीटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये एक्यूज किया कि उन्होंने कुछ कंपनियों को 4500 करोड़ रुपए का इररेगुलर बेनिफिट दिया, यानी उन्हें फायदा पहुंचाया। तो यानी कि सीएजी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंडाइट किया, उन पर इल्जाम लगाया, इसीलिए सीबीडीटी के चेयरमैन और ज्यादा न्यूज में आए। तो आंसर है सुशील चंद्र। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी ने इनमें से कौन सी मोबाइल पेमेंट कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए? और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन, बहुत सारी कंपनी है जो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों के साथ या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ भी डील साइन कर रही हैं। सो आईआरसीटीसी ने साइन किया है डील फ्री चार्ज और मेक माई ट्रिप दोनों के साथ। तो यहां पे क्योंकि मोबाइल पेमेंट कंपनी पूछी है तो आंसर हो गया फ्री चार्ज, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कौन सी बुकिंग कंपनी के साथ, तो मेक माई ट्रिप के साथ भी ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। और फ्री चार्ज का अगर आप ऐप यूज करते हैं तो आईआरसीटीसी संबंधी किसी भी सेवा के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। इनमें से कौन सा अवार्ड है जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि आईसीसीआर ने शुरू किया था? यह अवार्ड आईसीसीआर के द्वारा दिया जाता है और इस साल 2 लोगों को मिला है। एक मिला है महाचक्री शिरिन धौन को और दूसरा मिला है प्रोफेसर जॉर्ज कैंडोना को। जॉर्ज कैंडोना और महाचक्री शिरिन धौन को यह कौन सा अवार्ड मिला है? और महाचक्री शिरिन धौन कौन है? ये थाईलैंड की राजकुमारी हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसेस ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, आसियान का हिस्सा है थाईलैंड। और दूसरे हैं प्रोफेसर जॉर्ज कैंडोना जो कि अमेरिका के मशहूर लिंग्विस्ट हैं। लिंग्विस्ट होता है जो लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करता है, लैंग्वेज को पढ़ता है, उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। ये अवार्ड मिला है दोनों को। एक बात और याद रखिए, 2016 के लिए मिला है जॉर्ज कार्डोना को और 2015 के लिए मिला है थाईलैंड की राजकुमारी को। यह अवार्ड है वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड। वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड यानी ऑप्शन डी इज द आंसर। तो दोनों याद रखने हैं, क्वेश्चन अलग अलग से भी आ सकता है। 2015 के लिए किसे मिला, 2016 के लिए किसे मिला? 2015 के लिए मिला थाईलैंड की राजकुमारी को और 2016 के लिए मिला प्रोफेसर जॉर्ज कैंडोना को जो कि हैं अमेरिका के लिंग्विस्ट। इनमें से किस व्यक्ति को फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, इलेक्ट कर लिया गया है 2017 के लिए? यानी फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन है? सीधा सा सवाल है। फिक्की के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पंकज पटेल। पंकज पटेल इज द आंसर। और इन्होंने किससे ओवरटेक किया है ये भी पूछ सकते हैं, यानी इनका नाम है हर्षवर्धन नियोटिया। हर्षवर्धन नियोटिया, ये पिछले साल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा था। हर्षवर्धन नियोटिया फिक्की के चेयरमैन, फिक्की के जो प्रेसिडेंट हैं, और अब बने हैं पंकज पटेल। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। इनमें से भारतीय मूल के वो कौन से अमेरिकी व्यक्ति हैं जिन्हें इंटरफेथ लीडरशिप अवार्ड मिला है अपने आर्ट्स और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा और आर्ट्स में योगदान के लिए और इंटरफेथ डायलॉग के लिए? इंटरफेथ लीडरशिप अवार्ड भारतीय मूल के एक अमेरिकी व्यक्ति को मिला है। इनका नाम क्या है? ये आजमगढ़ में पैदा हुए थे और इनका नाम है फ्रैंक इस्लाम। फ्रैंक इस्लाम। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हेडक्वार्टर जो कि लंदन में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम होता है जो तट होता है, कोस्ट होता है, उससे रिलेटेड बोलते हैं, ओशियन से रिलेटेड चीज़ों को मैरीटाइम वर्ड यूज़ करते हैं हम, यानी बात नेवी की हो रही है। और इन्हें एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी यानी समुद्र में
बहुत ही ज़्यादा बहादुरी दिखाने के लिए अवार्ड मिला है। ये महिला हैं और इनका नाम है कैप्टन राधिका मेनन। तो ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आएगा। कैप्टन राधिका मेनन ये पहली महिला है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, तो ये आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, जो फीमेल मर्चेंट नेवी है उसकी भी ये पहली हेड थी, राधिका मेनन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्नि-1 मिसाइल, इसका हमने टेस्ट फायर किया, इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ उड़ीसा के अंदर, चांदीपुर स्टेशन से किया हमने। उड़ीसा में बहुत फेमस स्टेशन है चांदीपुर। तो आपको बताना है ये किस तरह की मिसाइल है। अग्नि-1 मिसाइल ये वैसे तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कई तरह की मिसाइल्स होती हैं। ये किस तरह की मिसाइल है? ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और 700 किलोमीटर की क्षमता तक मार गिरा सकती है ये भी आपको याद रखना है। तो अब्दुल कलाम आइलैंड यानी कि व्हीलर आइलैंड से इसका टेस्ट फायर किया गया। इनमें से किस ऑथर को शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज मिला है 2016 के लिए? इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। इसके लिए इन्हें मिला है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2016। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, ये एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, अक्षय मुकुल। अक्षय मुकुल। राम नरेश यादव, इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। आपको बताना है इनका संबंध कौन से फील्ड से था। राम नरेश यादव ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे पहले, ये आपको याद रखना है। और ये 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि राम नरेश यादव कौन से राज्य के गवर्नर थे? तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो ओवरऑल आंसर रहेगा पॉलिटिक्स, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे और कांग्रेस में ये कांग्रेस के लीडर थे, ये आपको याद रखना है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, उनका क्या नाम है जो 14वें प्रवासी भारतीय दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे? हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है इस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हैं 7 जनवरी से 9 जनवरी तक होगा 2017। और कहां पर होगा प्रवासी भारतीय दिवस इस बार होगा बेंगलुरु के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनका इन्विटेशन। इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस अब ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्होंने रिप्लेस किया बन की मून को। एंटोनियो गुटेरेस। लुइस फिगो ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे और रुई कोस्टा भी फुटबॉल के खिलाड़ी थे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं और वो ये कि जो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस है, एक तो जो नॉर्मल प्रवासी भारतीय दिवस है और एक है यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन है, स्पेशल गेस्ट? तो उसमें हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सूरीनाम देश के वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है माइकल अश्विन। तो ये आपको याद रखना है, माइकल अश्विन। ये है सूरीनाम के वाइस प्रेसिडेंट, ये होंगे यूथ प्रवासी भारतीय दिवस पे स्पेशल गेस्ट। कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं रिपीट करता हूं, कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पहली इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है? क्योंकि इसने ई विधान सिस्टम को अपनाया है। ई विधान सिस्टम क्या होता है? तो ई विधान के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ई विधान क्या होता है? देखिए, विधान का मतलब है विधानसभा। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो विधानसभा है वहां पर कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सब चीजें डिजिटल कर दी जाएंगी। ऐसा करने वाला यानी ई विधान को शुरू करने वाला राज्य था हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जिसमें कागज का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया है, यानी ये पहला इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है। तो आपसे सवाल पूछा है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या है? इसका नाम है पालमपुर। याद रखिए, पालमपुर और पालनपुर को कंफ्यूज मत करना। पालनपुर गुजरात में है, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। तो एम, पालमपुर इज द आंसर। और पालमपुर कहां पे है ये भी पूछ सकते हैं। यह पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग ने मिलकर एक महाराष्ट्र एक्सपो 2017 ये लगाएगा 5 से 8 जनवरी 2017 को। ये कहां पर लगेगा? महाराष्ट्र एक्सपो 2017 कहां पर लगेगा? ये लगाया जाएगा औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद के अंदर। और इस जो फेयर है, ये जो मेला लगेगा, एक्सपो लगेगा, इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र में जो लघु उद्योग हैं और कृषि है उसको बढ़ाना और साथ में पर्यटन पर भी जोर देना। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने 2008 का लिक्विड प्रोविजन ऑर्डर एंड उसको अमेंड किया
और जो ग्राम सभा हैं उन्हें ये एम्पावर किया, उन्हें ये ताकत दी कि वो एक रेजोल्यूशन पास करके गांव के 100 मीटर के अंदर तक जो शराब की दुकानें हैं उन्हें उन्हें हटा सकती है वहां से। ये ताकत ग्राम सभा को शराबबंदी के लिए कौन से राज्य की सरकार ने दी है? ये ताकत दी है महाराष्ट्र की सरकार ने। उन्होंने जो ग्राम सभा हैं उन्हें यह ताकत दी है कि गांव के 100 मीटर दूर जाने को वो फोर्स कर सकती हैं, बाध्य कर सकती हैं शराब की दुकानों को। तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र इज द आंसर। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और गठबंधन सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इनमें से कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है 13वां वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आएगा क्योंकि ये होस्ट कर रहा है, ये होस्ट किया इनफैक्ट इंडिया ने। खत्म हो चुका है 25 नवंबर से 27 नवंबर तक ये था, 3 दिवसीय ये फेस्टिवल था। इसको हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने ये ऑर्गेनाइज किया था, जॉइंटली किया था, NCSM अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडिया स्टेम फाउंडेशन यानी ISF ने। 25 से 27 नवंबर 2016 को यह हुआ था ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसमें 54 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था और 2000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और इंडिया ने ये ऑर्गेनाइज किया। इतना ही नहीं, इंडिया ने इसमें सिल्वर मेडल भी जीता। गोल्ड मेडल जीता रशिया ने और सिल्वर मेडल जीता इंडिया ने। इस पे मैं आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है यानी कि PPI, उनकी लिमिट को डबल कर दिया है। आपको बताना है डबल करके ये लिमिट कितनी कर दी है। अब ये लिमिट जो है ये डबल कर दी है सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की। तो ये लिमिट अब हो गई है 20,000, 20,000। और एक बात और याद रखनी है, जो मर्चेंट्स हैं वो 50,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स अपने प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से अपने ओन अकाउंट्स के अंदर। तो दो इसमें फिगर याद रखने हैं। एक तो लिमिट कर दी है 20,000, बढ़ा दी है, डबल कर दी है, पहले 10,000 थी अब 20,000 कर दी है। और दूसरा, जो मर्चेंट हैं वो 50,000 रुपए तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से अपने खुद के अकाउंट में। यह आपको याद रखना है। वो कौन से भारतीय पत्रकार हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, जिन्हें इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने नक्सलिज्म के ऊपर रिपोर्टिंग की। नक्सलिज्म बोलते हैं लेफ्टिस्ट इंसर्जेंसी को, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट जो इंसर्जेंसी है उसे बोलते हैं नक्सलिज्म। ये वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और इन्हें लगता है कि ये मेन स्ट्रीम से अलग हो गए हैं, इनके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने हथियार उठा लिए और ये बन गए नक्सल्स। सो नक्सल इन्फेस्टेड बस्तर एरिया के अंदर खासकर इन्होंने रिपोर्टिंग की। इनके करेज के लिए, इनके साहस के लिए इन्हें मिला इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। यह अवार्ड मिला भारत की जर्नलिस्ट मालिनी सुब्रमण्यम को। मालिनी सुब्रमण्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल इसमें और आ सकता है, बस्तर कहां पे है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ में। आई होप आपको ये पता होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर M बालामुरली कृष्णा, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से थे? डॉक्टर M बालामुरली कृष्णा। अगर आपने बचपन में मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना सुना हो तो उस गाने की शुरुआत करते हैं डॉक्टर M बालामुरली कृष्णा। तो ये बहुत ही महान लेजेंडरी, पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1991 के अंदर। ये थे मशहूर सिंगर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन इंडियन हिस्ट्री। और दूसरी बात, इनसे रिलेटेड एक सवाल और आ सकता है कि ये कौन सी सिंगिंग करते थे, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये कार्नेटिक म्यूजिशियन थे। ही वॉज अ कार्नेटिक म्यूजिशियन, ये आपको याद रखना है। MGK मेनन, इनका भी अभी देहांत हो गया। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? MGK मेनन। तो MGK मेनन इसरो के हेड थे 1972 में, इसरो के चेयरमैन थे। तो ये साइंटिस्ट थे। तो आंसर है साइंस, इनका संबंध था साइंस से। इसी तरह डॉक्टर विवेकी राय, ये क्वेश्चन भी ओबिचुअरी से है। डॉक्टर विवेकी राय का भी निधन हो गया। इनका संबंध कौन से फील्ड से था? डॉक्टर विवेकी राय ये हिंदी और भोजपुरी में लिखते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर है लिटरेचर, हिंदी और भोजपुरी। 92 इनकी एज थी। लिटरेचर इज द आंसर। इनमें से कौन से राज्य की विधानसभा ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिल गया है अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर? तो अर्बन लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण मंजूर कर लिया है। कौन से राज्य की विधानसभा ने बिल पास करके? यह डिसीजन लिया है नागालैंड की विधानसभा ने। तो आंसर है नागालैंड।
और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है टी.आर. ज़ेलियांग। मैं रिपीट करता हूं, टी.आर. ज़ेलियांग है नागालैंड के मुख्यमंत्री। इनमें से कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग वेब इंटरफेस, जिससे राज्य के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की जो शॉर्टेज है उसे कम किया जा सके और जो वाटर टैंक्स हैं उनके अंदर कितना पानी बचा है यह भी चेक किया जा सकता है अब इस वेब इंटरफेस से, जिसका नाम है स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग। इसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। सो आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ये आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के हैं ये, इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम, तेलुगु देशम। इनमें से कौन से राज्य का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जिन्होंने एक मशीन यूज करी है, जो रोड के अंदर गड्ढे होते हैं उन्हें फटाफट ठीक करने के लिए एक मशीन का यूज ले रहे हैं ये। इस मशीन का नाम है जेट पैचर। जेट पैचर नाम की मशीन कौन से राज्य का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यूज कर रहा है सड़क के गड्ढे भरने के लिए? ये मशीन यूज कर रहा है महाराष्ट्र का पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? चंद्रकांत पाटिल। इनमें से कौन से राज्य ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिससे जो भोजन है वो बहुत ही सस्ते दामों में मिलेगा जो गरीब लोग हैं उन्हें? इस स्कीम का नाम रखा है अन्नपूर्णा रसोई प्रोग्राम। अन्नपूर्णा रसोई प्रोग्राम, इसके तहत बहुत ही सस्ता खाना मिलेगा। जो ब्रेकफास्ट है वो मिलेगा 5 रुपए पर प्लेट और जो लंच और डिनर है वो मिलेंगे 8 रुपए पर प्लेट। इतने सस्ते दामों में जो लेबरर्स हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, जो भी समाज के इकोनॉमिकली बैकवर्ड तबके से आते हैं, ये स्कीम उनके लिए स्टार्ट की है राजस्थान की सरकार ने। और राजस्थान की जो में गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया, यहाँ की राजधानी है पिंक सिटी जयपुर। इनमें से कौन सा अफ्रीका का देश है जहां पे पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा शहर ढूंढ लिया है जो 7,000 साल पुराना है? खुदाई में यह शहर मिला है, 7,000 साल पुराना शहर खोजा है पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने, यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने। कौन से अफ्रीका के देश में यह मिला है? यह मिला है अफ्रीका के देश में जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी है कैरो और नाइल नदी के लिए भी ये फेमस है, पिरामिड्स के लिए बहुत फेमस है, मिस्र के पिरामिड। इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र। और एक और क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि टेम्पल ऑफ सेती कहां पर है? टेम्पल ऑफ सेती ये है अबाइडोस में, अगेन इजिप्ट के अंदर अबाइडोस, क्योंकि ये इसी के पास मिला है। ये जो भी खुदाई हुई ये इसी के पास हुई, टेम्पल ऑफ सेती अबाइडोस के पास। तो आंसर है इजिप्ट। इनमें से कौन सा देश है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर नहीं था, पिछले साल ही भारत और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बने हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एनर्जी क्लब है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा 2017 में? और ये ऐसा करने वाला पहला नॉन फुल मेंबर कंट्री होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा 2017 के अंदर इसके एनर्जी क्लब की। तो ये कंट्री है टर्की। टर्की की राजधानी है अंकारा, पर टर्की में याद रखिए सबसे फेमस शहर है इस्तांबुल। तो कई लोग टर्की की राजधानी इस्तांबुल समझ लेते हैं, लेकिन टर्की की राजधानी अंकारा है। टर्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अभी वहाँ पे कू का अटेम्प्ट हुआ था जो फेल हो गया था, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है एर्डोगन, उनके खिलाफ। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इनमें से जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के होने वाले डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो राजदूत है, अमेरिका का राजदूत किसे चुना है? साउथ कैरोलिना की ये हैं, इनका नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है निक्की हेले और ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। तुलसी गबार्ड हवाई से हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में ये वहाँ की प्रेसिडेंट नॉमिनी हो सकती हैं। निक्की हेले बहुत इंपॉर्टेंट लेडी हैं, साउथ कैरोलिना की गवर्नर हैं ये, और अब ये होंगी यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निक्की हेले के जो संबंध है डोनाल्ड ट्रंप से उतने अच्छे नहीं थे। तो ये इंडियन मूल की है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और इतना ही नहीं, ये जो अमेरिका है वहाँ की सबसे यंग गवर्नर भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHAI। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया
का चेयरमैन सरकार ने किसे नियुक्त किया है, किसे अपॉइंट किया है? याद रखिए, भारत में जितने भी रोड बनते हैं उन्हें सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। एक तो है एनएचएआई और दूसरी है ब्रो। एनएचएआई बनाती है जो भी नॉर्मल रोड बनते हैं, स्टेट और नेशनल हाईवे बनते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर के ऊपर रोड बनेगा या पहाड़ों के ऊपर, माउंटेनियस टेरेन, कोई भी ऐसा रोड जो बहुत डिफिकल्ट है बनाना, माउंटेन्स पर, बॉर्डर्स पर, वो बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो एनएचएआई हो चाहे ब्रो, दोनों का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और एनएचएआई के चेयरमैन बने हैं युद्धवीर सिंह मलिक। युद्धवीर सिंह मलिक जो कि पहले नीति आयोग के अंदर थे। सो आंसर है युद्धवीर सिंह मलिक। भारती एयरटेल ने, आप जानते हैं, ये पेमेंट्स बैंक खोला है, लॉन्च किया है। कहां पर खुला है इनका पहला पेमेंट्स बैंक? पहला पेमेंट बैंक कहां पर खुला है? 11 कंपनी थी जिन्हें लाइसेंस मिला था पेमेंट बैंक खोलने का आरबीआई से, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। तो पहला पेमेंट बैंक किसने खोला है? भारती एयरटेल। और अगर आपसे पूछे पहला पेमेंट सरकारी बैंक किसने खोला है, तो आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका भी एग्जाम भी हो रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सो भारती एयरटेल का ये बैंक खुला है राजस्थान के अंदर। आंसर है राजस्थान। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसने कुछ रेगुलेशन है जो जो ईज कर दी हैं, जिनको थोड़ा सा उनमें रियायत दे दी है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। ये एंजल फंड्स के लिए किया गया है। सवाल ये भी आ सकता है कि किसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये छूट दी है? ये एंजल फंड्स के को दी है, एंजल इन्वेस्टर्स को दी है। सो इसमें जो अपर लिमिट है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले ये लिमिट थी 49। ये लिमिट किस चीज की है? ये लिमिट है कि एक स्कीम के अंदर कितने एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 49 कर सकते थे, इसे बढ़ा के कितना कर दिया है? इसे बढ़ा के सेबी ने कर दिया है अब 200। सेबी ने बढ़ा के इसे कर दिया है 200। तो ये इन्होंने कुछ इसमें और भी कुछ छूट दी हैं। तो ये सारी छूट आपको याद रखनी है। ये मैं कवर करूंगा हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो में, जो परसों तक आप तक आ जाएगा। सो आंसर है 200। उन साइंटिस्ट का क्या नाम है जिन्होंने अपोलो स्पेस मिशन के लिए सॉफ्टवेयर लिखा था और इन्हें प्रेसिडेंट ओबामा ने, अभी तो प्रेसिडेंट ओबामा ही है डेमोक्रेटिक पार्टी के, यूएस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, यानी अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो टोटल ये दिया है 21 लोगों को। आपको 21 के नाम पता होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 के नाम आप पता कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी लिस्ट आप कहीं से देख सकते हैं जाके, 21 ये लोग कौन हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो आप कवर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपोलो स्पेस मिशन के लिए भी सॉफ्टवेयर लिखा था। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्गरेट हैमिल्टन। मार्गरेट हैमिल्टन इज द आंसर। और टोटल ये अवार्ड मिला है 21 लोगों को। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने 93 मेगावाट का भाप से चलने वाला टरबाइन बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कमीशन किया है, लगाया है गुजरात के हजीरा के अंदर? तो कौन सी कंपनी ने यह प्लांट लगाया है? 93 मेगावाट का भाप से चलने वाला ये पावर प्लांट है और इसको लगाया है भेल ने। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, उसने ये प्लांट लगाया है। और 93 मेगावाट के टोटल 3 प्लांट लगेंगे, यह भी आपको याद रखना है। के सुभाष, इनका निधन हो गया। ये इनका संबंध कौन से फील्ड से है? के सुभाष, तो के सुभाष एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे और राइटर भी थे। जो शाहरुख खान की फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसकी कहानी भी इन्होंने लिखी थी। और तमिल फिल्म जिसका नाम है छतरियां, वो भी इन्होंने डायरेक्ट की थी। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की थी, ये सब आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो एक फिल्म आई थी हाउसफुल 3, उसकी कहानी भी इन्होंने लिखी थी। तो इनका संबंध है सिनेमा से। इस बार इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है, हिंसा होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। इस बार इसका थीम क्या था? तो पहले तो ये पूछेंगे आपसे किस दिन मनाते हैं, तो 25 नवंबर को मनाते हैं हर साल मनाते हैं 25 नवंबर को। इस बार इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड, रेज फंड्स टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ऑरेंज द वर्ल्ड, रेज फंड्स टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इनमें से कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें अपनी पिक्चर अलीगढ़ में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 10th एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स के अंदर? इन्होंने प्रोफेसर सीरस का
किरदार निभाया अलीगढ़ पिक्चर के अंदर। समलैंगिकता पर यह पिक्चर थी, एलजीबीटी पर यह पिक्चर थी। कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं? ये हैं मनोज वाजपेयी, मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी। और इन्होंने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इनफैक्ट रमन राघव के लिए नॉमिनी थे, पर इनको यह अवार्ड नहीं मिल पाया। यह अवार्ड मिला मनोज वाजपेयी को। हमारे देश का जो उड्डयन मिलिट्री उड्डयन विभाग है, यानी मिलिट्री एविएशन सेक्टर, उसमें एक शानदार वृद्धि हुई है, और वो ये कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे अपग्रेडेशन के बाद ऑपरेशन क्लियरेंस, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गया है। तो इस एयरक्राफ्ट का नाम आपसे पूछा है क्या है? पहले ये डेरिन 1 स्टैंडर्ड का था, अब ये डेरिन 3, इसका नाम है जैगुआर डेरिन 3। जैगुआर डेरिन 3 इसे मिल गया है आईओसी यानी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस। 5वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, टूरिज्म मार्ट, ये अभी अभी कौन से शहर में आयोजित किया? हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और ये इन एसोसिएशन विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल। कौन सी जगह आयोजित किया गया? 5th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये आयोजित किया गया अभी अभी मणिपुर के अंदर, और मणिपुर की राजधानी के अंदर किया गया। तो आंसर है इम्फॉल। इम्फॉल इज द आंसर। एक किताब है जो अभी अभी लिखी गई, जिसका नाम है डेथ अंडर द देवदार। देवदार एक पेड़ होता है, डेथ अंडर द देवदार। इस किताब को किसने लिखा है? बहुत ही मशहूर ये लेखक हैं, और बहुत लंबे समय के बाद इन्होंने ये किताब लिखी है। इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ये बहुत सारी कहानियों का संग्रह है बेसिकली। और अब आपके लिए आज का पहला सवाल, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई सबसे फेमस किताब कौन सी है? यह है आज का पहला सवाल। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई सबसे फेमस किताब कौन सी है? भारत का आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में 175 देशों के अंदर क्या रैंक आया है? आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स, 175 देश हैं इसमें। भारत का 2015 में स्थान था 135। इस साल भारत 3 पोजीशन और खिसक गया, और हमारा स्थान हो गया है 138। 138। और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया इंफॉर्मेशन सोसाइटी रिपोर्ट के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। और इसमें आपसे ये पूछेंगे नंबर 1 कंट्री कौन सा है, बस इतना याद रखना है। नंबर 1 कंट्री है साउथ कोरिया, जिसकी राजधानी है सियोल। और साउथ कोरिया की जो हेड ऑफ स्टेट थी पार्क, उन्हें हटा दिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। तो साउथ कोरिया बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। दूसरे नंबर पे आइसलैंड, तीसरे नंबर पे डेनमार्क। लेकिन सिर्फ 2 चीजें पूछते हैं, नंबर 1 कंट्री और इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक 138 और नंबर 1 साउथ कोरिया। भारत का पहला इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल इसे कहा जा रहा है। वैसे इसका नाम है विंडमिल फेस्टिवल, और इसका दूसरा अध्याय हो रहा है। कौन से शहर में यह आयोजित किया जा रहा है? यह जनवरी के अंदर आयोजित किया जाएगा, 1 महीने बाद। 14 और 15 जनवरी 2017 को यह आयोजित किया जाएगा रिलायंस जियो गार्डन, जो कि है मुंबई में। सो आंसर है मुंबई। इसे भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय दर्जे का बच्चों का फेस्टिवल कहा जा रहा है। इसका नाम है विंडमिल फेस्टिवल, और यह है इसका दूसरा अध्याय। दिलीप पटगांवकर, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से थे? अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत लंबे समय तक एडिटर थे, और अभी मैं राजदीप सरदेसाई का कॉलम भी पढ़ रहा था। राजदीप सरदेसाई को पहली नौकरी दिलीप पटगांवकर ने दी थी। सो आंसर है जर्नलिज्म। बहुत ही महान जर्नलिस्ट थे दिलीप पटगांवकर। वुमेन क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर, इनका नाम है कैरन रॉल्टन। इन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इनका नाम आ गया है। हॉल ऑफ फेम क्या होता है? हॉल ऑफ फेम होता है एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों का ग्रुप, उसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने हॉल ऑफ फेम में इनको शुमार कर लिया है। ये कौन से देश की हैं? कैरन रॉल्टन कौन से देश की हैं? ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और 81 खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में अभी तक जगह मिल चुकी है। टोटल 81 प्लेयर्स हैं, और ये 6ठी महिला हैं, 6th प्लेयर हैं। तो 81 में से 75 मेल हैं और 6 फीमेल हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बैंक है जो कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहा है? खैर बहुत सारे बैंक हैं जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं अभी अभी, लेकिन कौन से बैंक ने किया है? ये एनएफसी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है मशीन में आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा डेबिट कार्ड। मशीन के पास ले जाइए, मशीन ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन इससे ले लेगी। तो ये कौन से बैंक ने एनएफसी टेक्नोलॉजी पर निर्मित कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड
शुरू किया है, लॉन्च किया है, ये बैंक है साउथ इंडियन बैंक, जो केरल में जिसका हेडक्वार्टर है, साउथ इंडियन बैंक। ईवन मिकोयन, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से थे? ईवन मिकोयन, ये रशिया के एयरक्राफ्ट डिजाइनर थे। तो आंसर है इंजीनियर, एयरक्राफ्ट डिजाइनर थे। और याद रखिए मिग 29 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका डिजाइन इन्होंने बनाया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एयरक्राफ्ट मिग 29। तो ये सवाल भी आएगा, मिग 29 का बनाया था और ये रशिया के थे, और क्या थे ये? एयरक्राफ्ट डिजाइनर। सो आंसर है इंजीनियरिंग। केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी भारत की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी, उसके सारे प्रोसेसेस को तेज करेगी, एक्सपेडाइट करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? या सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो सवाल ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अमिताभ कांत कमेटी का गठन क्यों किया गया? सो इस सवाल का आंसर है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कमेटी का गठन किया गया हमारी इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए, और ज़्यादा हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड का हमें बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, तब जाके कैशलेस होगी। तो ये ओवरसी करेगी अमिताभ कांत कमेटी। अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन से मशहूर बॉक्सर हैं जिन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा, वो फेमस बॉक्सर कौन, ये महिला भी हो सकती हैं, इन्हें लेजेंड्स अवार्ड मिलेगा? 5 बार वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम। मैरी कॉम, आज के लिए दूसरा सवाल, मैरी कॉम कौन से राज्य की हैं? मैरी कॉम कौन से राज्य की हैं, कौन से स्टेट की हैं, ये आपको बताना है। इन्हें मिलेगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की 70th एनिवर्सरी पर लेजेंड्स अवार्ड। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर योगा को प्रमोट करेगी। योगा किसके, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। योगा एजुकेशन को प्रमोट कौन सी कमेटी करेगी? यह कमेटी है HR नागेंद्र कमेटी। HR नागेंद्र कमेटी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ही बनाया है। 12 मेंबर हैं इस कमेटी के अंदर। तो ये बहुत सारे कोर्सेज भी स्टार्ट करेगी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे बैचलर ऑफ योगा, बैचलर ऑफ साइंस इन योगा, मास्टर्स ऑफ साइंस इन योगा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन योगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन योगा थेरेपी। तो ये भी पूछ सकते हैं कितने कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं योगा से रिलेटेड? 5 कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ कौन है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? या आपसे भी पूछ सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के नए जनरल कौन है? अलग अलग तरह से सवाल आ सकता है। तो राहिल शरीफ को कौन रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं कमर बजवा। कमर बजवा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यानी कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिसे ताकतवर व्यक्ति कहते हैं अनऑफिशियली ऑफ कोर्स, वो होंगे कमर बजवा। और भारत के आर्मी चीफ कौन है? बिक्रम सिंह। और ये दोनों पहले साथ में काम कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन मिशन इन अफ्रीकाज कोंगो, कोंगो के अंदर जो यूनाइटेड नेशन का मिशन है उसमें दोनों साथ काम कर चुके हैं। तो देखना होगा अब दोनों देशों के बीच में रिश्ते किस तरह से उभर के आते हैं। कमर बजवा इज द आंसर। ये इन्होंने रिप्लेस किया है राहिल शरीफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम संविधान दिवस कब मनाते हैं भारत के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? 26 नवंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो संविधान लिखना, जो उसकी लेखनी थी, वो खत्म हुई थी 26 नवंबर को। यानी कि वी एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर। हालांकि इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन, तो बीच में 2 महीने का गैप था। 26 जनवरी को हमने उसे, वो इफेक्ट में आई थी, लागू हो गई थी हमारा संविधान, लेकिन 26 नवंबर को उसका लिखना खत्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और ये बहुत पुराना नहीं है, पिछले साल से ही हमने मनाना शुरू किया है। तो इस बार ये सिर्फ दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने मनाया है। इट इज सेकंड। पहली बार कब मनाया था? 2015 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कौन से राज्य में सेलिब्रेट होगा? 6 से 10 दिसंबर, 5 दिन तक चलेगा। सबसे पहला गीता महोत्सव होगा, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव पहला। ये वहीं पर होगा जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र, और वो है हरियाणा में। सो आंसर है हरियाणा। एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है भारतीय सरकार द्वारा, जिससे पैसेंजर अपनी हवाई टिकट्स बुक करा सकते हैं आसानी से। इस मोबाइल ऐप और पोर्टल का नाम क्या रखा है? भारतीय सरकार ने
मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है आसानी से, जिससे यात्री एयर टिकट्स बुक करा सकते हैं। और एयर टिकट्स बढ़ाने के लिए एक स्कीम भी स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है उड़ान। तो आपको बताना है इस ऐप का नाम क्या है। इसका नाम है एयर सेवा। एयर सेवा। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू, किसके साथ? सेवा के साथ। सेवा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ कौन सी कंपनी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, महिलाओं के लिए रोजगार वगैरह प्रमोट किया जा सके इस सेक्टर के अंदर, और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। यह कंपनी है एयर बीएनबी। एयर बीएनबी। विलियम ट्रेवर, इनका निधन हो गया। आपको बताना है इनका संबंध कौन से फील्ड से था। विलियम ट्रेवर। विलियम ट्रेवर दुनिया के सबसे माने हुए स्टोरी राइटर्स में से एक थे, कहानी लिखते थे। तो इनका संबंध था लिटरेचर से। और ये कहाँ के थे, ये सवाल भी जरूर आएगा। ये थे आयरलैंड के। आयरलैंड। सो आंसर है लिटरेचर एंड ही वॉज फ्रॉम आयरलैंड। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एक डील साइन की है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑन इंफॉर्मेशन को लागू करने के लिए? ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में AEOI। इसके लिए भारत ने कौन से देश के साथ एक डील साइन की है? और ये इस देश में जो बैंक अकाउंट है उनके लिए डील साइन की है, जिसको मैंने जॉइंट डिक्लेरेशन बताया था। जॉइंट डिक्लेरेशन में ये भी अनाउंस हुआ कि ये डील साइन की है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये साइन हुए स्विट्जरलैंड के साथ। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जेनेवा। तो जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। ज्यूरिक भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है स्विट्जरलैंड के अंदर। कौन सी फिल्म है जो भारत की ऑफिशियल एंट्री है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल के लिए? ICFT यूनेस्को गांधी मेडल के लिए भारत की तरफ से कौन से फिल्म का नामांकन किया गया है? यह फिल्म है अलामा। अलामा। और यह फिल्म को डायरेक्ट किसने किया ये भी पूछेंगे। तो TS नागाभराना ने यह फिल्म डायरेक्ट की है। TS नागाभराना। ICFT यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। सो ICFT पेरिस में इस फिल्म को दिखाया जाएगा। यह फिल्म गांधी के आइडियल्स के बारे में है, यह आपको याद रखना है। और ये जो ICFT पेरिस है ये गांधी के आइडल्स के बारे में है। ये फिल्म एक 12वीं सदी के मेटाफिजिशियन के बारे में है जिसका सन एक टेम्पल डांसर है, एटसेट्रा। तो इतनी हम डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से विंटर्स अब आ गए हैं। विंटर्स में जो फॉग जब हो जाती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, देखना आसान नहीं होता रेल विभाग के लिए। इसलिए इंडियन रेलवेज ने एक एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम ये शुरू किया है जिससे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी फॉगी विंटर डेज के अंदर, और ये दुर्घटना इससे टल पाएंगी। अभी आप जानते हैं एक दुर्घटना हुई थी इंदौर पटना एक्सप्रेस, तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होंगी। इसका एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम रखा है टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड एनहांस ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम, शॉर्ट में त्रिनेत्र। ये त्रिनेत्र की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, बहुत बड़ी फुल फॉर्म है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं फुल फॉर्म एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स। तो डीजल ड्राइवर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। डीजल जैसे इंफ्रारेड, एनहांस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम। तो रडार भी है इसमें, रडार असिस्टेड सिस्टम। तो बस इतना ही काफी है। आंसर है त्रिनेत्र। इनमें से कौन सा भारत का इंस्टीट्यूट है जिसे क्वैक्वेरेली साइमंड्स यानी कि QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स द्वारा टॉप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रैंक किया गया है? यानी भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सा है QS रैंकिंग्स के हिसाब से? और याद रखिए QS रैंकिंग सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग मानी जाती है पूरी दुनिया में। यह इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर। आपके लिए तीसरा सवाल, खड़गपुर कहां पर है? कौन से राज्य के अंदर है खड़गपुर भारत के अंदर? याद रखिए, इस सवाल का आंसर आपको बताना है। और ये आंसर आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको किसी सर्च इंजन पे, वेबसाइट पे नहीं देखना है, आपको खुद का अपना नॉलेज चेक करना है। खड़गपुर भारत में कौन से राज्य में है? और आपसे ये भी पूछ सकते हैं दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड। दूसरे नंबर पे है MIT और तीसरे नंबर पे है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। सिंघुआ। तो पहले नंबर पे स्टैनफोर्ड, बस स्टैनफोर्ड आपको याद रखनी है। नंबर 1 और 2 पूछ सकते हैं MIT, और भारत में है IIT खड़गपुर।
इनमें से भारतीय जो मेंस हॉकी टीम है इसकी कप्तानी कौन करेंगे, जो जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है लखनऊ में दिसंबर 2016 में, ये 8 से 18 दिसंबर तक होगा, 7 दिन बाद शुरू होगा। तो इसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन होंगे? ये पंजाब से हैं, इनका नाम है हरजीत सिंह। हरजीत सिंह। तलचर थर्मल पावर प्लांट, इसने रिकॉर्ड बनाया एक ही दिन में लगभग 1 करोड़ 10 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाकर। 1 करोड़ 10 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाई एक ही दिन में। यह रिकॉर्ड बनाया तलचर थर्मल पावर प्लांट ने। यह प्लांट कहां पर है? ये तो सब जानते हैं, यह प्लांट उड़ीसा में है, लेकिन उड़ीसा में कहां पर है? तो यह प्लांट है अंगुल में, अंगुल उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्लांट किसके द्वारा बनाया गया ये भी पूछ सकते हैं, एनटीपीसी। और एनटीपीसी भी एक महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इनमें से किस व्यक्ति को नेशनल प्रेसिडेंट चुना है, इलेक्ट किया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर द पीरियड 2016-2017, 2016-17 सत्र के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेशनल प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? इनका नाम है एनवी श्रीनिवासन। एनवी श्रीनिवासन। रिलायंस ग्रुप ने अपने सारे टीवी चैनल और रेडियो चैनल किसको बेच दिए हैं? कौन सी कंपनी को बेच दिए हैं? ये कंपनी भी टीवी और रेडियो के अंदर ही है और रिलायंस ग्रुप ने अपने चैनल इसे बेच दिए हैं। ये डील हुई 1890 करोड़ रुपए में। तो रिलायंस को मिलेगा 1890 करोड़, लेकिन किसने खरीदे हैं रिलायंस के चैनल? ये खरीदे हैं जी ग्रुप ने, जी ग्रुप। नीरज गोयात, ये अभी अभी न्यूज में थे। ये कौन सा खेल खेलते हैं? नीरज गोयात। ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि जो बॉक्सिंग काउंसिल है उन्होंने जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर्स की रैंकिंग निकाली है उसमें ये 35वें नंबर पर है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स ये अभी और भी इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन 35वें नंबर तक आना भी छोटी बात नहीं है। ये वेल्टर वेट कैटेगरी के अंदर है, ये भी याद रख लीजिए अगर क्वेश्चन बहुत डीप आता है। वेल्टर वेट कैटेगरी, जैसे कई कैटेगरी होती है, फेदर वेट, हैवी वेट, वेल्टर वेट, और 35वें इनका स्थान है वर्ल्ड में, तो ये करते हैं बॉक्सिंग। सो आंसर है बॉक्सिंग। नीरज गोयात। हसन सदपरा, इनका भी अभी निधन हो गया। इनका संबंध कौन से फील्ड से था? हसन सदपरा कहां के थे? पाकिस्तान के थे। और इनका संबंध था पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग से। पहाड़ चढ़ने में माहिर थे यानी पर्वतारोही थे। और ये पाकिस्तान के अकेले व्यक्ति हैं, अकेले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया की 6 सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई करी है। जैसे माउंट अकानकागुआ, माउंट एवरेस्ट, इस तरह की 6 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हैं जो हसन सदपरा ने चढ़ाई जिनकी की। इनमें से कौन सी जगह नया एम्स बन रहा है और इसकी जो नींव रखी, इसकी आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिक्स के 10वें गुरु थे और इनकी 350वीं बर्थ एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी ने एम्स की आधारशिला रखी, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा। कहां पर बन रहा है ये एम्स? ये एम्स बनेगा भटिंडा में, पंजाब भटिंडा। सो आंसर है ए। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने एक सिक्का निकाला है, 500 रुपए का सिक्का। हालांकि 500 रुपए का आप जानते हैं कॉइन चलन में नहीं है, उसको यूज नहीं करते, लेकिन ये कॉमेमोरेटिव कॉइन है। लेकिन 10 रुपए का एक सर्कुलेटरी कॉइन भी निकाला है, यानी ये सिक्का यूज होगा, 500 वाला यूज नहीं होगा। लेकिन 2 सिक्के लॉन्च करे हैं, एक 500 रुपए का सिक्का निकाला है और एक 10 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। ये 500वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में लॉन्च किया है किस महान हस्ती के? इनमें से कौन सी महान हस्ती है जिसका 500वां जन्मदिन, उसके उपलक्ष्य में यादगार बनाने के लिए उसको 2 सिक्के लॉन्च करे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, एक 500 रुपए का और एक 10 रुपए का। इनका नाम है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है जिन्होंने अभी अभी अपना रिजिग्नेशन दे दिया? नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर, इन्होंने कहा कि सरकार जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी और यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खतरे में थी, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। इनका नाम है जॉर्ज यो। जॉर्ज यो। इनमें से किस व्यक्ति को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में जो है इसका डायरेक्टर बनाया गया है? किस व्यक्ति को? ये महिला है और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी की डायरेक्टर बनने वाली ये पहली महिला है। इससे पहले एक भी महिला लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की डायरेक्टर नहीं बनी है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है उपमा चौधरी। उपमा चौधरी। इनमें से कौन सा जहाज है जिसे इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है अभी अभी,
इनकी सेरेमनी हुई थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता में। वहां पर यह नया जहाज भारतीय नेवी के अंदर लॉन्च किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है LCU L57। LCU L57। अभी अभी सेंट्रल अमेरिका के देशों में एक हरिकेन आया, चक्रवात आया, बहुत तेज, बहुत तबाही इसने मचाई। ये चक्रवात आया, इसका नाम क्या है? 24 नवंबर को ये आया था, बहुत सारे देशों में आया। सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्री है जैसे निकारागुआ, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, यहाँ पर आया। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया और इसके साथ एक अर्थक्वेक भी आया था जिसकी तीव्रता थी 7.0 रिक्टर स्केल के ऊपर। इस हरिकेन का नाम है हरिकेन ओटो। हरिकेन ओटो। अरुणाचल प्रदेश में वहां जो चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर फुटबॉल एंड वॉलीबॉल है उसका रिक्राइस्टनिंग हो गया, यानी उसका नाम बदल दिया गया है। किसके नाम पर इस फुटबॉल और वॉलीबॉल ट्रॉफी को रखा गया है? पहले इसे बोलते थे चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी। और अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पेमा खंडू। पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने खुद ये काम किया, चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर फुटबॉल एंड वॉलीबॉल इसका नाम रखा किसके नाम पर? तो इसका नाम रखा हमारे जो शहीद हैं हंगपन दादा के नाम पर। हंगपन दादा। इनमें से कौन से पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं? ये महिला हैं। ये किसी भी अरब कंट्री से गोल्फ खेलने वाली पहली महिला बनी। और इन्होंने कहां पर खेला? इन्होंने खेला लेडीज यूरोपियन टूर इन कतर लेडीज ओपन 2016 में, जो कतर की राजधानी दोहा के अंदर संपन्न हुई। और इसको एक भारतीय ने जीता है। खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये कौन सी प्रोफेशनल गोल्फर है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है महा हिदोई। महा हिदोई। ये अरब देश, किसी भी अरब देश की पहली फीमेल गोल्फ खिलाड़ी है। राजीव गांधी की हत्या करवाई थी LTT के आतंकवादियों ने, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बहुत सारे ऐसे राज हैं, ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर नजर डालेगी ये किताब। ये इसका नाम है राजीव गांधी असैसिन हिडन ट्रुथ्स प्रियंका मीटिंग नलिनी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किसकी आत्मकथा है ये किताब, जिसका नाम है राजीव गांधी असैसिनेशन हिडन ट्रुथ्स प्रियंका मीटिंग नलिनी। इसको लिखा है नलिनी श्रीहरन ने और इसको कंपाइल किया है राइटर जिनका नाम है पा एकालाईवन ने। मैं रिपीट करता हूं, पा एकालाईवन ने इसको कंपाइल किया है, लेकिन ये आत्मकथा है नलिनी श्रीहरन की। भिकारी चरण मोहंती, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? भिकारी चरण मोहंती ये उड़ीसा से थे, भुवनेश्वर से थे। ये फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर है फ्रीडम फाइटर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने ये कंपलसरी किया है 4 व्हीलर्स को कि उन्हें ऑटो डिपर लगाना है? ये क्या है? हरियाणा में। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है पियोनयांग। पियोनग्यांग या पियोनयांग इसे बोलते हैं। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से संबंधित जानकारी, खुफिया जानकारी इनमें से कौन से देश को दिया करेगा? ये डील साइन की है साउथ कोरिया ने कौन से देश के साथ? वो डील ये है कि नॉर्थ कोरिया से संबंधित जानकारी इस देश को अवेलेबल करवाई जाएगी। ये देश है जापान, और जापान का भी बहुत बड़ा दुश्मन है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो दोस्त हैं, एक है रशिया और दूसरा है चाइना। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने भारत के रामको सिस्टम के साथ एक डील साइन की है, एक अनुबंध किया है ERP इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के लिए? कौन से बैंक ने भारत के रामको सिस्टम के साथ एक अनुबंध किया है? इस बैंक को कहते हैं बैंक इस्लाम ब्रुनई दारुस्सलाम। बैंक इस्लाम ब्रुनई दारुस्सलाम, ये ब्रुनई का सबसे बड़ा बैंक है। सो आंसर है डी। और दोहा बैंक, ये कतर का बैंक है, इसने केरला में अपनी ब्रांच खोली इसलिए न्यूज में आया था। 7वीं ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से, यह रिपोर्ट दी है क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसके हिसाब से पूरी दुनिया की जो संपत्ति है, जो ग्लोबल वेल्थ है, वो कितने परसेंट बढ़ी है? कितने प्रतिशत बढ़ी है ग्लोबल वेल्थ?
ये 7वीं ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है जो दी है क्रेडिट स्विस ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल वेल्थ बढ़ी है, पहली बात, और ये बढ़ी है 1.4%। 1.4%। इनमें से कौन सी बॉलीवुड की अभिनेत्री है जो एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जो बीबीसी की, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन 2016 की लिस्ट में आई है? ये एकमात्र बॉलीवुड की अभिनेत्री कौन है? इनका नाम है सन्नी लियोने। सन्नी लियोन ये एकमात्र इन्फ्लुएंशियल वुमेन है, ये एक्ट्रेस है। और भारत की टोटल 4 महिलाएं हैं जो इस लिस्ट के अंदर आई हैं। दुनिया की 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन के लिस्ट में 4 महिलाएं हैं, उनमें एक एक्ट्रेस है जो सनी लियोन है। और बाकी 3 कौन है? तो बाकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें एक तो है 20 साल की लड़की, इस पे जरूर सवाल आएगा, सिर्फ 20 साल की है और दुनिया की 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन के अंदर आई है। इस लड़की का नाम है गौरी चिंदारकर। गौरी चिंदारकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी है नेहा सिंह, नेहा सिंह, और एक है मल्लिका श्रीनिवासन। तो ये बाकी हैं। तो अगला सवाल इनमें से एक पर ही है। इनमें से कौन सी महिला को ट्रैक्टर क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रैक्टर बनाने वाली एक कंपनी की मालकिन है, सीईओ है। इस कंपनी का नाम है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। ये ट्रैक्टर बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इनका नाम भी बीबीसी की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में आया है। इनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन। तो एक तो सन्नी लियोन हो गई, एक मल्लिका श्रीनिवासन, एक गौरी, और चौथी नेहा सिंह। तो गौरी का पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं, गौरी चिंदारकर, सिर्फ 20 साल की लड़की है। तो चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सी भारत की दवाइयों की कंपनी है जिसने रशिया की दवाइयों की कंपनी JSC बायोसिंथेज को खरीद लिया है? उसमें 85% हिस्सा खरीद लिया है, लगभग 420 करोड़ रुपए के अंदर, $60 मिलियन में रशिया की 85% कंपनी खरीद ली है जिसका नाम है JSC बायोसिंथेज। को भारत की कौन सी कंपनी ने खरीदा है? यह है भारत की सबसे बड़ी दवाइयों की कंपनी, द लार्जेस्ट ड्रग फर्म ऑफ इंडिया। इसके मालिक है दिलीप संघवी और ये कंपनी है सन फार्मा। सन फार्मा, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। केवीटा, केवीटा एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी है। इसको कौन सी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है? प्रोबायोटिक बेवरेज कंपनी, शीतल पेय बनाने वाली कंपनी केवीटा को कौन सी बेवरेज कंपनी ने खरीद लिया है? इसको खरीदा है पेप्सिको ने, पेप्सिको। एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अगेन एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन से ये सवाल है। तियानलियान I-04, तियानलियान I-04 नाम की डेटा सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने अभी अभी लॉन्च करी है? ये इनकी चौथी डेटा सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया गया इस कंट्री के इंपॉर्टेंट स्टेशन से। ये कंट्री है चाइना। दिस कंट्री इज चाइना। 22 नवंबर को ये लॉन्च किया गया। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनमें से कौन से सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस किया है? और यह कोड ऑफ कंडक्ट इस सेक्टर में पारदर्शिता लाएगा, एक्सेसिबिलिटी लाएगा, अफोर्डेबिलिटी लाएगा और अवेयरनेस, जागरूकता लाएगा कंज्यूमर्स के लिए। यह सेक्टर कौन सा है? यह सेक्टर है ई फार्मेसी, यानी जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करके दवाइयां खरीदते हैं उसमें जागरूकता की जरूरत है, बहुत ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है। इसके लिए एक सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च करा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड, कुशमैन एंड वेकफील्ड के हिसाब से इनमें से कौन सी मार्केट है इंडिया की जो दुनिया की 28वें नंबर पे सबसे महंगी मार्केट है, सबसे महंगा बाजार है? 28वें नंबर पे आता है। ये भारत का कौन सा बाजार है जो कुशमैन एंड वेकफील्ड के हिसाब से दुनिया का 28वां सबसे महंगा बाजार है? ये बाजार है खान मार्केट, दिल्ली। दिल्ली का खान मार्केट। क्विकर, क्विकर ने इनमें से कौन सी होम रेंटल सॉल्यूशंस कंपनी को खरीद लिया है? मर्जर एंड एक्विजिशन से क्वेश्चन है, बिजनेस जी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकर ने इनमें से कौन सी होम रेंटल सॉल्यूशंस कंपनी को खरीद लिया है? इस कंपनी का नाम है ग्रैब हाउस, ग्रैब हाउस। केंद्र सरकार ने विमुद्रीकरण के बाद
जो किसानों के पास पैसा अचानक खत्म हो गया, उसकी भरपाई के लिए किसानों को, अब अगला सीजन आ रहा है गेहूं उगाने के लिए, तो किसानों के पास पैसा होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है नबार्ड को, नबार्ड 1982 में बना था, ये हमारा एग्रीकल्चर बैंक है रूरल डेवलपमेंट के लिए। नबार्ड को कहा है कि पैसा रिलीज करो, कितना पैसा रिलीज करो किसानों के लिए, जिससे वो आने वाले सीजन के लिए बीज खरीद पाएंगे और भी जो उपकरण है वो खरीद पाएंगे। ये पैसा है 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ रुपीज। हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं और ये क्यों मनाते हैं ये भी पता होना चाहिए। इस दिन एक बहुत ही महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है और ये होता है जन्मदिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? इन्होंने अमूल बनाया, अमूल जो गुजरात से ऑपरेट होता है, आनंद शहर से, और इनको बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता, श्वेत क्रांति के जनक बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और ये मनाते हैं हम नेशनल मिल्क डे इनके जन्मदिन पर, जो होता है हर साल 26 नवंबर को। और जो सबसे पहला नेशनल मिल्क डे मनाया गया था वो मनाया गया था 26 नवंबर 2014 को। तो इस बार सिर्फ ये तीसरा हमने नेशनल मिल्क डे मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। ये ऐप इन्होंने हैदराबाद के अंदर लॉन्च करी। आपको बताना है ये ऐप कौन सी है। और इस ऐप को लॉन्च ऑर्गेनाइज किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा। ये नेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस के अंदर की जो हैदराबाद के अंदर हुई। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है इंडियन पुलिस एट योर कॉल, इंडियन पुलिस एट योर कॉल। इनमें से वो कौन सा पोर्टल है जो हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जिससे किसानों को या जो भी जानवर पालते हैं उन्हें जानवरों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाएगी इस पोर्टल के थ्रू? इस पोर्टल का नाम क्या रखा है? इस पे जानवर संबंधित हर चीज अवेलेबल करवाई जाएगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। इसका नाम रखा है इलेक्ट्रॉनिक पशु हाट, यानी आंसर है सी, ई पशु हाट। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कौन सा गांव गोद ले रहे हैं संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत? जिसके इस योजना के तहत चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो, उसे एक गांव गोद लेना होता है और उसे गांव को गोद लेके आदर्श गांव बनाना होता है। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये कौन सा गांव गोद ले रहे हैं? इन्होंने 2 साल पहले गांव गोद लिया था और अब ये एक और गांव गोद ले रहे हैं। अब जो ये गांव गोद ले रहे हैं वो पूछा है, उसका नाम है खुटिया। खुटिया गांव है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में कहां? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, छिंदवाड़ा। और इससे पहले जो गांव गोद लिया था 2 साल पहले, वो लिया था पलदेव। और पलदेव कहां पे है? पलदेव गांव है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सचिन तेंदुलकर वाला भी बताया था। सचिन तेंदुलकर ने भी अभी एक गांव गोद ले रहे हैं, तो गोलापल्ली नाम का गांव गोद ले रहे हैं सचिन तेंदुलकर। इनमें से कौन से देश की संसद ने, ध्यान से सुनिए सवाल, इनमें से कौन से देश की संसद है जो एक स्नूपिंग लॉ जिसने पास किया है, जिसके हिसाब से इस देश की जो पुलिस है, जो अथॉरिटीज हैं, उन्हें यह ताकत मिलेगी कि वो इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। यानी इतनी कठोर निगरानी वो अपने नागरिकों पर रख पाएंगे। इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट तक खोल रहे हैं ये तक पता कर पाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, उसकी प्राइवेसी को एक्सेस कर पाएंगे। ये स्नूपिंग लॉ कौन से देश की संसद ने पास किया है? इसको पास किया है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने ये लॉ पास किया है। और इसको एक नाम भी दिया गया है स्नूपर्स चार्टर, स्नूपर्स, CHARTER, चार्टर। कौन से कंट्री के वोटर हैं जो मिलके ये डिसाइड करेंगे कि इस देश को क्या अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो खत्म कर देने चाहिए या नहीं? इस देश के बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस देश में जितने भी नाभिकीय ऊर्जा को निर्मित करने वाले यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू फेज आउट कर दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये डिसाइड करेंगे इस देश के नागरिक वोट डालकर। तो ये देश कौन सा है? ये देश है स्विट्जरलैंड। यस, स्विट्जरलैंड। हमारे जो आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं
तो हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया आरोग्य फेयर। आरोग्य बोलते हैं स्वास्थ्य, गुड हेल्थ को। तो ये जो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, तो ये 5 सिस्टम के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है आयुष। तो इसको आयुष को प्रमोट करने के लिए एक आरोग्य फेयर, आरोग्य मेला आयोजित किया गया। कहाँ पर ये आयोजित किया गया आरोग्य मेला? इसको आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला के अंदर। सो आंसर है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वीरभद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे 3 दिवसीय स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल यानी खेलकूद और सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाएगा दिसंबर में, जिसका नाम रखा गया है जुडीमा? जुडीमा नाम का त्योहार कहां पर मनाया जाएगा? जुडीमा नाम का त्योहार मनाया जाएगा एक हिल स्टेशन पे, पहाड़ों के पर्वतीय स्थान पे, जिसका नाम है हैफलॉन्ग। और हैफलॉन्ग कहां पर है? हैफलॉन्ग एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है असम में। असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, और असम में बीजेपी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से कौन से व्यक्ति को, किस व्यक्ति को हॉकी इंडिया लीग गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? हॉकी इंडिया लीग के चेयरमैन कौन होंगे? ये डिसीजन लिया गया 41वीं हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में। इनका नाम है मरियम्मा कोशी। मरियम्मा कोशी, जो अभी हमारी हॉकी इंडिया लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, अब ये बनेंगे चेयरमैन, मरियम्मा कोशी। इनमें से कौन से भारत के बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता? और ये सिर्फ तीसरे बॉक्सर हैं भारत के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है AIBA यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। AIBA यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बनने वाले बॉक्सर कौन है? इनका नाम है सचिन सिंह। सचिन सिंह, इन्होंने 49 kg 49 किलोग्राम कैटेगरी में, ये भार वेट की कैटेगरी में ये जीता। ये आपको याद रखना है। शमीम खान और खलीन जोशी ये कौन सा खेल खेलते हैं? दिल्ली के हैं शमीम खान, ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये, और बेंगलुरु के हैं खलीन जोशी, ये दोनों खेलते हैं गोल्फ। तो अभी अभी ये न्यूज़ में आए क्योंकि इन्होंने जो रोलेक्स रैंकिंग गोल्फ प्रतियोगिता थी उसमें शानदार प्रदर्शन दिया। तो आंसर है गोल्फ। और एक और खिलाड़ी आपसे पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं, इनका नाम है नमन तंवर। ये पूछ सकते हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं? नमन तंवर, ये भी न्यूज़ में आए हैं। ये 91 kg कैटेगरी में बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। मैंने आपको बताया सचिन सिंह, इससे पिछले क्वेश्चन में सचिन सिंह ने क्या जीता? गोल्ड। AIBA यूथ चैंपियनशिप में, AIBA यूथ चैंपियनशिप में सचिन सिंह ने गोल्ड जीता 49 kg कैटेगरी में, और नमन तंवर ने ब्रॉन्ज जीता 91 kg कैटेगरी में, इसलिए नमन तंवर भी एग्जाम में आएगा। इनमें से PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं PhD CCI का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? सरकार ने किसे अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का? और अभी ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सलोरा इंटरनेशनल के। इनका नाम है गोपाल जीवर आजका। गोपाल जीवर आजका। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्लियरेंस दे दिया है? ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू कर सकते हैं। ये परमिशन दी है सेबी ने इस कंपनी को। इस कंपनी का नाम क्या है? ये कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्य साईं बाबा, जिन्हें साईं बाबा का, शिरडी के साईं बाबा का अवतार भी कहा जाता है, सत्य साईं बाबा का एक स्टैचू, एक मूर्ति, उसका विमोचन किया, उसको अनवील किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कहां पर यह मूर्ति बनाई गई है? इतना ही नहीं, सत्य साईं बाबा जी के ट्रस्ट में एक सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया गया है, जहां पे बच्चों के जो दिल के ऑपरेशन है वो किए जाएंगे। चाइल्ड हार्ट केयर के लिए बनाया गया इंटरनेशनल सेंटर, ये बना पलवल के अंदर। पलवल, और इनकी मूर्ति भी बनी पलवल के अंदर। पलवल कहां पर है? पलवल फरीदाबाद के पास है, हरियाणा में। इनमें से 51वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट्स की मीटिंग कहां हुई? आप जानते हैं जो IPS ऑफिसर होते हैं उनमें सबसे ऊंची स्टेट के अंदर रैंक क्या होती है? DGP। तो जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में एक DGP होता है। तो जितने भी स्टेट हैं भारत में, 29 स्टेट हैं, सबके DGP कहां पर मिले? उनकी 51वीं कॉन्फ्रेंस हुई DGPs की, हर स्टेट के। कहां पर यह हुई? DGPs की कॉन्फ्रेंस ये हुई अभी हैदराबाद में, और हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस थी, और इसको ओवरसी किया, इसकी अध्यक्षता की, इसका
इनॉग्रेशन किया राजनाथ सिंह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने। इनमें से कौन सा देश है जिसने 13वें वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में गोल्ड जीता और सिल्वर जीता? तो गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले कौन से देश है? पहले गोल्ड वाले का नाम और फिर सिल्वर वाले का नाम। भारत में यह आयोजित हुआ है और भारत ने सिल्वर जीता, तो रशिया ने गोल्ड जीता। तो आंसर है डी, रशिया एंड इंडिया। कौन सी मोबाइल पेमेंट कंपनी है जिसने NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर किया है? अब आप टोल टैक्स पे भी मोबाइल पेमेंट के थ्रू पैसा दे सकते हैं। तो किसके थ्रू दे सकते हैं? 391 टोल बूथ्स पे आप पैसा दे पाएंगे मोबीक्विक के थ्रू। सो मोबीक्विक ने पार्टनरशिप की है NHAI में, NHAI के साथ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ आप टोल टैक्स दे पाएंगे टोल प्लाजाज के ऊपर मोबीक्विक यूज करके। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी केमिकल कंपनी है जिसकी एक्विजिशन अलाउ कर दी है नॉर्वे की यारा फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी कंपनी का एक्विजिशन अलाउ कर दिया है नॉर्वे यारा फर्टिलाइजर के द्वारा? यह कंपनी है टाटा केमिकल का यूरिया एंड फर्टिलाइजर बिजनेस। यानी कि टाटा अपना यूरिया और फर्टिलाइजर का बिजनेस बेच रहा है नॉर्वे की यारा फर्टिलाइजर को। यह आपको याद रखना है। यह डील होगी 2670 करोड़ रुपए में, 2670, और इसके लिए मंजूरी चाहिए थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI की, और वो इन्हें मिल गई है। आबू धाबी ग्रां प्री किसने जीती? बहुत ही जबरदस्त रेस थी, नेल बाइटिंग। आबू धाबी ग्रां प्री तो जीत ली ल्यूइस हैमिल्टन ने, लेकिन बड़ी बाजी हार गए, यानी जो ड्राइवर्स चैंपियनशिप है वो हार गए। चैंपियन कौन बने इस सीजन के? निको रॉसबर्ग। और निको रॉसबर्ग ने इतनी रेस नहीं जीती जितनी लुइस हैमिल्टन ने जीती, लेकिन निको रॉसबर्ग कंसिस्टेंट रहे और इस रेस में भी सेकंड आए। इन्हें थर्ड आना था मिनिमम चैंपियन बनने के लिए इस सीजन का। तो अगर आपसे पूछें भाई 2016 का फॉर्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप किसने जीती, आंसर है निको रॉसबर्ग। लेकिन सबसे ज्यादा विक्ट्रीज किसने जीती, यानी सबसे ज्यादा ग्रां प्री किसने जीती, तो आंसर है लुइस हैमिल्टन। दोनों ही बहुत महान खिलाड़ी हैं, फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं। निको रॉसबर्ग भी मर्सिडीज चलाते हैं और लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज चलाते हैं, और निको रॉसबर्ग जर्मनी के हैं, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। इनमें से कौन सा भारत का पहला राज्य है ऑफिशियली जो कैशलेस हो जाएगा 31 दिसंबर को? 31 दिसंबर को कौन सा राज्य कैशलेस हो जाएगा, यहां पे कैश यूज ही नहीं होगा? तो ये छोटा राज्य है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर मैं पूछूं भारत की सबसे कम आबादी कहां पे है, तो आंसर है सिक्किम। अगर मैं पूछूं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आंसर है गोवा। गोवा जिसकी राजधानी है पंजिम, और यहां पे सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है, लक्ष्मीकांत पार्सेकर की। आनंद यादव का निधन हो गया। आनंद यादव कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे? आनंद यादव मराठी लैंग्वेज के महान लेखक थे, तो आंसर है लिटरेचर। और यह भी आपसे पूछेंगे कौन सी भाषा में लिखते थे, मराठी में लिखते थे। इतना ही नहीं, इन्हें 1991 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था अपनी आत्मकथा के लिए। इनकी आत्मकथा का नाम है जॉम्बी। जॉम्बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी संत तुकाराम के ऊपर, जिनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। 17वीं सदी के संत थे महाराष्ट्र के संत तुकाराम, तो वो भी, उस पर भी किताब लिखी थी। लेकिन इनकी एक किताब आपको याद रखनी है, ज़ॉम्बी, मराठी में 1991 में इन्हें मिला था इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। सेंट्रम डायरेक्ट, विदेशी जो पर्यटक हैं उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए सेंट्रम डायरेक्ट ने एक मोबाइल वॉलेट लॉन्च करा है जिसका नाम है सेंट्रम पे। सेंट्रम पे जो है, इसका पिन कौन सा बैंक इशू करेगा? यानी सेंट्रम पे मास्टर कार्ड का प्लेटफॉर्म यूज करेगा, लेकिन इसका जो पिन है वो कौन इशू करेगा? मोबाइल वॉलेट के लिए जो पिन है वो इशू करेगा इसका यस बैंक। इसने अनुबंध कौन से बैंक के साथ किया है? यस बैंक के साथ। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी 50 वर्ष पूरे हुए यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जिसे बोलते हैं UN सेट्राल। तो भारत ने इसकी जो 50वीं एनिवर्सरी है उसको होस्ट किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कमीशन है विदेशी व्यापार के कानूनों के संबंधी, यानी इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के संबंधी, इसकी ओपनिंग एड्रेस, इसकी स्पीच किसने दी? जब ये स्टार्ट हुआ कॉन्फ्रेंस, तो इसकी ओपनिंग स्पीच किसने दी? ये स्पीच दी भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि 50th एनिवर्सरी किसकी हुई अभी अभी? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की।
अकोडारा गांव ये पड़ता है साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये भारत का पहला डिजिटल विलेज बना है, पहला डिजिटल विलेज। और याद हो, अगर आप करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, तो पिछले साल मैंने आपको बताया था अकोडारा विलेज, आईसीआईसीआई इसको डिजिटल विलेज बना रहा है और ये बन चुका है। अब ये फर्स्ट डिजिटल विलेज बना है भारत का। कहाँ पे है ये गांव? साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट में है। और साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये सवाल है। यानी अकोडारा विलेज कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। सो आंसर है गुजरात। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारत का पहला जो अंडर वाटर फेस्टिवल, ये कौन से शहर में अभी अभी आयोजित किया गया? ये फेस्टिवल भारत का पहला अंडर वाटर फेस्टिवल है। और ये हमारी जो जल एक्वस लाइफ होती है, जलीय जो लाइफ होती है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो मैरीन लाइफ होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया गया। तो ये भारत का पहला अंडर वाटर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? ये हुआ स्कूबा डाइविंग सेंटर पुणे महाराष्ट्र में। सो आंसर है पुणे। 10 दिन तक चलेगा एक फेस्टिवल जिसको बोलते हैं लोसार। लोसार कहां पर यह मनाया जाएगा और क्यों मनाया जाता है लोसार? लोसार नया साल होता है तिब्बत कैलेंडर का। तिब्बत का जो कैलेंडर होता है उसका नया साल को बोलते हैं लोसार। न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो आंसर है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है लद्दाख, जो कि ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जिसे आरबीआई द्वारा पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला होता, उसको बोलते हैं एनबीएफसी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। इसने कौन सी कंपनी के साथ मिलके ये, या कौन से बैंक के साथ मिलके ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है? इसे बोलते हैं को ब्रांडिंग। यानी जो क्रेडिट कार्ड होगा उस पर बजाज फाइनेंस का भी लोगो होगा और इस बैंक का भी लोगो होगा। ये बैंक कौन सा है ये आपको बताना है। ये बैंक है आरबीएल बैंक, प्राइवेट बैंक है आरबीएल, यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसको बोलते हैं आरबीएल। अब आपके लिए आज का चौथा क्वेश्चन, आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? रत्नाकर बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको बताना है। ईरान की कौन सी फिल्म है, ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान, कौन सी ईरान की फिल्म है जिसे 47वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में संपन्न हुआ, उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला ये? और इसके डायरेक्टर भी आपसे पूछेंगे। इसके डायरेक्टर का नाम है रेजा मीर करीमी। रेजा मीर करीमी इनके डायरेक्टर का नाम है और इस फिल्म का नाम है डॉटर। डॉटर, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। डॉटर। इनमें से कौन सा शब्द है जिसे डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर बताया है? वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com ने बताया। कौन सा शब्द है ये शब्द है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कंफ्यूज मत हो ना। पोस्ट ट्रूथ डिक्शनरी.com ने नहीं कहा है वर्ड ऑफ द ईयर, पोस्ट ट्रूथ कहा है ऑक्सफर्ड ने। मैं जीनोफोबिया की बात कर रहा हूं। पोस्ट ट्रूथ होता है जब आप सच्चाई को मानने से इनकार कर दें, फैक्ट्स को इग्नोर कर दें अपने इमोशंस में आके, पब्लिक ओपिनियन में आके। जीनोफोबिया होता है जब आप अपने देश को बहुत ऊंचा रखते हैं, दूसरे देशों को नीचा दिखाते हैं, या दूसरे धर्म को या जाति को नीचा दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड जीनोफोबिया। तो ये बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, कई मीनिंग होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी मीनिंग है, जो हम कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं, वो ये है जब, जिसको शोविनिज्म भी कहते हैं, जब एक देश दूसरे देश के लोगों को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, अपने ही देश के गुण गाए, अब मेरा ही देश अच्छा है बाकी सब देश बेकार हैं, उस तरह का एटीट्यूड, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। कौन सी भारतीय फिल्म है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। याद रखिए, न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ दोनों का हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में भारत की कौन सी फिल्म को स्पेशल इनविटेशन मिला है वहां पर दिखाने के लिए? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म है पिंक। पिंक, और पिंक के डायरेक्टर कौन है ये भी पूछेंगे। पिंक के डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध रॉय। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, इनका पूरा नाम है अनिरुद्ध रॉय चौधरी। और ये बॉलीवुड की फिल्म है, अमिताभ बच्चन जी ने इसमें शानदार अभिनय किया। और इनविटेशन मिला हमें असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का, मिस्टर मोसेस अबेलियान का। और सेक्रेटरी जनरल तो आप जानते ही हैं, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के, वो हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जिसने आज तक के अपने इतिहास में पहली बार डेविस कप जीता है? और इन्होंने फाइनल में हराया, क्रोएशिया को हराकर इन्होंने डेविस कप जीता। तो ये टीम कौन सी है? ये टीम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस आयरेस। और दो खिलाड़ी बहुत फेमस हैं अर्जेंटीना के, एक तो है माराडोना और दूसरे हैं मेसी।
अगला सवाल, इनमें से एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को ऑरविल फाउंडेशन का चेयरमैन रीनॉमिनेट किया गया है? इनके नाम का पुनर्नामांकन किया गया है। तो कौन व्यक्ति हैं जो ऑरविल फाउंडेशन के दोबारा चेयरमैन बनेंगे? एचआरडी मिनिस्ट्री ने इनका पुनर्नामांकन किया है। इन व्यक्ति का नाम है, ये कांग्रेस के एमपी हैं, करण सिंह। सो आंसर है करण सिंह। इनमें से कौन सी फिल्म है जो यूनेस्को सैलोन यूथ वीडियो कंपटीशन 2016 में जिसको सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सैलोन यूथ वीडियो कंपटीशन में कौन सी भारतीय फिल्म को सम्मानित किया गया? इस फिल्म का नाम है मैजिकल पियानो। मैजिकल पियानो। और मैजिकल पियानो, ये कहानी किसने लिखी है ये आपसे पूछ सकते हैं। इस कहानी को लिखा है मयूल वर्मा ने। मयूल वर्मा जो कि आगरा के हैं। सो आंसर है मैजिकल पियानो। फिडेल कास्ट्रो, इनके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है इनकी। तो फिडेल कास्ट्रो बस इतना समझ लीजिए, ये अभी इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के थे या कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे? बहुत लंबे समय तक क्यूबा पे राज करा इन्होंने। तो आंसर है पॉलिटिक्स। कम्युनिस्ट थे ये, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे फिडेल कास्ट्रो। इनमें से कौन से भारत के स्नूकर प्लेयर हैं? 15 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, आप मानेंगे नहीं, 15 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं ये। कौन से भारत के स्नूकर प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2016 के अंदर? इनका नाम है पंकज आडवाणी, जो कि कर्नाटका के हैं। आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में इन्होंने जीता कांस्य पदक। इनमें से किस व्यक्ति को हमारा डीजीएमओ बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आएगा। डीजीएमओ बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है हमारी मिलिट्री सर्विसेज में, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो पहले कौन थे ये भी पता होना चाहिए, नए कौन है ये भी पता होना चाहिए। अभी बने हैं मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट, और इन्होंने किससे ये पद लिया है? रणबीर सिंह। पहले थे रणबीर सिंह और अब हैं ए.के. भट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी जो विमुद्रीकरण के कारण जो देश में जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करेगी। इसमें 5 राज्य होंगे, 5 राज्यों के चीफ मिनिस्टर होंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये भी पूछ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू कमेटी क्यों बनाई है? ये कमेटी बनाई है देश में जो सिचुएशन है विमुद्रीकरण के कारण उसको नॉर्मल लाने के लिए। इसी तरह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा एक कमेटी बनी है। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? और ये कमेटी किस लिए बनी है? ये कमेटी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड का बिल भी पास हुआ, आप जानते हैं अभी अभी। उसमें और ज़्यादा सुधार क्या किए जा सकते हैं? जैसे जो कॉरपोरेट लिक्विडेशन है, यानी कि जिसे बोलते हैं कि जो कॉरपोरेट दिवालियापन, या जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कानूनों में किस तरह से हम और सुधार कर सकते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इस कमेटी का नाम है मोहनदास पाई कमेटी। मोहनदास पाई कमेटी। तो आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं, मोहनदास पाई कमेटी क्यों बनाई है? मोहनदास पाई कमेटी बनाई है टू सजेस्ट द चेंजेस इन बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। मोहनदास पाई। और एक चीज और याद रखनी है आपको, इसमें उदय कोटक भी होंगे। दो पर्सन होंगे, उदय कोटक और मोहनदास पाई, दोनों अलग अलग चीजों पे होंगे। 9 मेंबर होंगे टोटल इस कमेटी में। तो मोहनदास पाई हैं, वो होंगे इसमें कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन, उसको चेयर करेंगे उदय कोटक, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें होंगे मोहनदास पाई। तो दोनों अलग अलग चीज के लिए बनाए गए हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको मोहनदास पाई ना मिले तो आप उदय कोटक कर सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ अभी अभी न्यूज में आई। कौन से देश में है ग्रेट बैरियर रीफ? ये दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। रीफ क्या होते हैं? जो कोरल आइलैंड होते हैं, कोरल्स होते हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और ये न्यूज में क्यों आई? ये न्यूज में आई और ये बहुत बड़ी वार्निंग है हमारे लिए। ये न्यूज में इसलिए आई क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर की है, दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। इसमें 700 किलोमीटर नष्ट हो चुकी है। इसमें सिर्फ पिछले 9 महीनों में 700 किलोमीटर ग्रेट बैरियर रीफ साइंटिस्ट ने कहा है नष्ट हो चुकी है। इससे पता चल रहा है हमारा जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया खत्म होती जा रही है। यह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एशिया का सबसे लंबा, एशिया का पहला है ये, और सबसे लंबा साइकिल हाईवे बन रहा है। साइकिल हाईवे
ये इसका इनॉग्रेशन अभी अभी उत्तर प्रदेश में हुआ और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? अखिलेश यादव ने। उनकी पार्टी का लोगो भी है साइकिल। अब आपको ये बताना है ये जो एशिया का सबसे बड़ा साइकिल हाईवे बनेगा ये यूपी में कौन से 2 स्टेशन को जोड़ेगा? ये कौन से 2 स्टेशन को जोड़ेगा? 207 किलोमीटर लंबा है ये साइकिल हाईवे और ये जोड़ेगा 2 स्टेशन को। एक है इटावा और दूसरा है आगरा। सो आंसर है इटावा एंड आगरा। हमारी केंद्र सरकार एक हस्तांतरण की जो स्कीम थी पहले आई थी, एलपीजी के लिए आई थी, कैरोसिन के लिए आई थी, 2 चीजों के लिए बहुत हिट रही है स्कीम। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम कौन से प्रोडक्ट के लिए लॉन्च कर रही है? ये लॉन्च कर रही है फर्टिलाइजर के लिए। यस, फर्टिलाइजर। अब आपके लिए आज का 5वां सवाल, फर्टिलाइजर में जो क्रांति आई उसे क्या कहते हैं? जैसे दूध में व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे फूड ग्रेन्स में आई, फर्टिलाइजर में जो रेवोल्यूशन आई थी उसको क्या बोलते हैं? यह है आज का 5वां सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में क्या चीज बैन हो गई है? सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है और कहा है कि हमारे फर्दर ऑर्डर्स अवेट करो तब तक बैन रहेगी एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। इनमें से क्या चीज सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है? ये 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट के जिनमें एक हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायमूर्ति, वो भी थे। तो इसमें हमारे टीएस ठाकुर है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे इस कमेटी में। और तीन जज थे इस बेंच में। जस्टिस ए के सीकरी थे, जस्टिस ऐसे बोबड़े थे। इन्होंने पटाखे बैन कर दिए हैं, क्रैकर्स। इनमें से कौन से ऑथर हैं जिनकी किताब को मिला है फाइनेंशियल टाइम्स एंड मैकिन्से बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, साल की सर्वश्रेष्ठ बिजनेस किताब का अवार्ड मिला है? इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द मैन हु न्यू द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एलन ग्रीनस्पैन। किस ऑथर को यह सम्मान मिला है? इनकी किताब को मिला है बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। ये किताब किसने लिखी ये आपको बताना है। ये किताब लिखी सेबेस्टियन मालाबाई ने। सेबेस्टियन मालाबाई। बांग्लादेश यानी जो हमारी 1971 हमारा जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बोलते हैं, उसमें बांग्लादेश हमारे भारतीय जो सैनिक हैं उसमें शहीद हुए बहुत सारे, उनको सम्मानित करना चाहता है। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो जिनका नाम है मोजम्मल हक ने कहा है कि हम भारत के जो शहीद हुए थे आर्मी मैन इस वॉर में उनको सम्मानित करेंगे। तो कितने भारत के आर्मी मैन हैं जिन्हें सम्मानित करेगी बांग्लादेश की सरकार? 1971 में हुई बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शहीद हुए कितने भारतीयों को सम्मानित करेगी? इनका नंबर है 1668। टाटा स्टील कंपनी का इंटरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? टाटा स्टील बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक कंपनी रही, टाटा के लिए बहुत नुकसान दिया इस कंपनी ने। टाटा स्टील ने कंपनी खरीदी थी यूरोप में, कोरस, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। और टाटा की जितनी भी कंपनियां सबके अब इंटरिम चेयरमैन बन रहे हैं क्योंकि साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री का 18% स्टेक था। साइरस मिस्त्री, उनके पापा जी पलोंजी मिस्त्री और उनके भैया जी शपूर मिस्त्री, तीनों का मिला के 18% हिस्सा था टाटा सन्स में। तो टाटा स्टील के इंटरिम चेयरमैन बने हैं मिस्टर ओपी भट्ट, याद रखिए। और टीसीएस के मिस्टर इशाद हुसैन। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग इंटरिम चेयरमैन, सब याद रखने हैं आपको। 4 भारतीय मूल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिन्हें फॉर्चून मैगजीन द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में इनका नाम आया है। 4 भारतीय हैं। इनमें से कौन नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं है। 4 भारतीय पहले कौन है ये देख लेते हैं। सत्य नडेला तो हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, हैदराबाद के हैं, एमआईटी से पढ़े हैं। एमआईटी मतलब मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ना कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अजीत राजेंद्र कौन है? अजीत राजेंद्र सीईओ हैं। ये एक कंपनी है वाटर हीटर बनाती है, इस कंपनी का नाम है एओ स्मिथ, उस कंपनी के सीईओ हैं, ये भी हैं। अजीत राजेंद्र 34वें नंबर पे हैं। सत्य नडेला 5वें नंबर पे हैं। आदित्य पुरी हैं जो कि एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो 36वें नंबर पे हैं। और मास्टर कार्ड के हैं अजय बांगा 40वें नंबर पे हैं। तो निकेश अरोड़ा साहब नहीं है। और निकेश अरोड़ा साहब के वैसे थोड़े से दिन खराब चल रहे हैं क्योंकि निकेश अरोड़ा कौन है पहले आप ये समझ लीजिए। जापान की टेलीकॉम कंपनी है सॉफ्ट बैंक, उसके प्रेसिडेंट थे ये, इन्हें अब हटा दिया। एक कंपनी इनके काम से खुश नहीं थी तो इनको हटा दिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि टाटा ग्रुप के अगले चेयरमैन ये हो सकते हैं, निकेश अरोड़ा। देखना होगा क्या ये होते हैं, उसके लिए कमेटी बनी है। टाटाज ने 4 महीने का समय मांगा है, 5 मेंबर की कमेटी बनाई है। अगला उनका टाटा सन्स का चेयरमैन कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए, टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए। तो इसका आंसर है निकेश अरोड़ा। अजय बांगा मास्टर कार्ड के हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं और अजीत राजेंद्र
जो हीटर बनाने वाली कंपनी है एओ स्मिथ अमेरिका की, उसके हैं। और जो ऑप्शन में निकेश अरोड़ा की जगह होने चाहिए थे जो हैं वो हैं आदित्य पुरी, वो भी इस लिस्ट में है। तो 4 हैं ये भारतीय मूल के सीईओ जो फॉर्चून मैगजीन के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट में है। और अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, नंबर 1 कौन है इस लिस्ट में, यानी दुनिया के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है फॉर्चून मैगजीन ने? ये है फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जकरबर्ग, ये हैं नंबर 1। और नंबर 2 कौन है? नंबर 2 है जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक है। और नंबर 3 पे हैं अल्फाबेट कंपनी के सीईओ लैरी पेज। अल्फाबेट कौन सी कंपनी है? गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 4 पे है जैक मा, जो कि जैक मा ये अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक इंटरनेशनल स्टडी हुई है जिसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, यानी TIMSS। इस स्टडी के हिसाब से दुनिया के कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं मैथ्स में और साइंस में? याद रखिए, दुनिया के वर्ल्ड्स बेस्ट स्टूडेंट्स मैथ और साइंस में कौन से कंट्री के हैं? तो ये बड़ा आसान सवाल है। अगर आप इस देश की ग्रोथ देखेंगे, ये आज डेवलप्ड कंट्री है, ये है सिंगापुर। तो आप में से कुछ लोग इंडिया सोच रहे होंगे, तो ये कहानियाँ अलग हैं और जो वास्तविकता है उसमें फ़र्क है। आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ और साइंस में वर्ल्ड में बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी। नेशनल फिल्म आर्काइव्स की एक प्रदर्शनी हुई, इसका उद्घाटन किया वेंकैया नायडू ने। यह प्रदर्शनी 47वें अध्याय जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ गोवा में, उसमें यह हुई। इस प्रदर्शनी का थीम क्या था? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडियाज एग्जीबिशन जो हुई इनके द्वारा, NFAI द्वारा जो एग्जीबिशन हुई, इसका थीम क्या था? इसका थीम था आज़ादी के 70 साल याद करो कुर्बानी। सो आंसर है सी, आज़ादी 70 साल याद करो कुर्बानी। सो आंसर है सी। इनमें से कौन सा गांव है जिसका, इसका एक गांव है जिसका नाम खानापुर से पलट के कवितापुरम कर दिया है। और क्यों किया, इसका नाम क्यों पलटा? क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी का नाम कविता है, तो इसलिए खानपुर से कवितापुरम कर दिया। कौन से राज्य की बात हो रही है? यह बात हो रही है तेलंगाना की। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी राज करती है। इसके मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव की बेटी है कविता, इसीलिए खानापुर का नाम, इस गांव का नाम पलट के रख दिया कवितापुरम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने बॉन्ड नोट इशू करे हैं? बॉन्ड नोट इसलिए इशू किए हैं जिससे डॉलर के मुकाबले इनका जो करेंसी है और ज़्यादा गिर ना जाए। तो ये कंट्री कौन सी? अफ्रीका की ये कंट्री है। हम इससे क्रिकेट भी खेलते थे। इसकी राजधानी है हरारे। कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने इशू किए हैं बॉन्ड नोट्स। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये कहा है कि वो 100 गांव को 100 दिन के अंदर अंदर डिजिटल विलेज बना देगा? और इसने करके भी दिखाया। इनफैक्ट इसने अकोडारा जो गांव है साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, उसको भी ICICI डिजिटल विलेज इसी बैंक ने बनाया था। तो ये बैंक है ICICI बैंक, जिसकी प्रेसिडेंट है चंदा कोचर। इसने कहा है, इस बैंक ने अनाउंस किया है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है, डिजिटल विलेज इनिशिएटिव, उसके तहत ये 100 गांव को 100 दिन में डिजिटल विलेज बना देगा। जॉन कॉलिजन दुनिया के सबसे यंग बिलियनियर हैं, सेल्फ मेड बिलियनियर। ये कहा है फोर्ब्स मैगजीन ने। ये कौन सी कंपनी के मालिक हैं? कौन सी कंपनी के को फाउंडर हैं? दो लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की थी। कौन सी कंपनी है जिसके को फाउंडर हैं जॉन कॉलिजन, जो दुनिया के सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनियर हैं? ये कंपनी है स्ट्राइप, STRIPE, स्ट्राइप। और सिर्फ 26 साल के हैं। और इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो है 9.2 बिलियन $, यानी ये आप लगभग बोल सकते हैं ये 70,000 करोड़ रुपए। फ्रिट्ज विलियम वीवर, इनका निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से संबंधित थे? फ्रिट्ज विलियम वीवर अमेरिका के मशहूर एक्टर थे। सो आंसर है एक्टर। सो सिनेमा से इनका संबंध था। इनमें से किसने एक किताब लिखी है? इस किताब का नाम है, ये एनवायरमेंट पे और जलवायु परिवर्तन पे किताब है, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट। इन्होंने हमारे वातावरण को बचाने के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम करती हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनका नाम है सुनीता नारायण। सुनीता नारायण ने लिखी है किताब कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट। इनमें से हम इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल कब मनाते हैं? पैलेस्टाइन क्या होता है? फिलिस्तीन। याद करिए यासर अराफात को। तो पैलेस्टाइन जो है इसका इजराइल से दुश्मनी है। हमारा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हमारे फैकल्टी डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर ने बनाया,
इजराइल और पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट के ऊपर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए इजराइल पैलेस्टाइन स्टडी IQ के नाम से, आपको मिल जाएगा। उसमें आप पूरा बताया है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच क्या युद्ध चल रहा है, कब से चल रहा है, कौन सी कितनी वॉर हो गई हैं, सऊदी इजराइल वॉर, अरब इजराइल वॉर, इन सब का काफ़ी डिटेल में उसमें वर्णन किया है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल होता है। इजराइल ने जो पैलेस्टाइन के लोगों पर अत्याचार किए हैं, जो मानवाधिकारों का हनन किया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, उनके साथ हम सॉलिडारिटी अपनी रखते हैं, पैलेस्टाइन लोगों को सपोर्ट करते हैं इस दिन। और ये दिवस है 29 नवंबर, 29 नवंबर। कौन सी भारतीय गोल्फ की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनॉग्रल पहली बार हुआ कतर लेडीज ओपन जीत लिया दोहा कतर के अंदर? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं अदिति अशोक। इन्होंने ओलंपिक्स में भी शानदार प्रदर्शन किया था, टॉप 50 में रही थी, लेकिन ये पदक नहीं जीत पाई थी, अदिति अशोक। और अदिति चौहान कौन है? ये वेस्ट हैम फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाली, अंग्रेजी फुटबॉल खेलने वाली, इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलने वाली पहली भारतीय फीमेल खिलाड़ी है। कितने फॉरेन बैंक हैं जिन्होंने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस शुरू कर दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो मोबाइल वॉलेट्स के लिए अगला खतरा है, यूपीआई, कितने फॉरेन बैंक्स ने शुरू कर दिया है? तो 2 ही फॉरेन बैंक है जिन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू किया है। एक का नाम है HSBC, चाइना का बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में, याद रखिए चाइना में नहीं है। और दूसरा बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो 2 ही बैंक है, आंसर है 2, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है, इसके हिसाब से भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है? पहले मुंबई थी, मुंबई को हटा के अब भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है? मुंबई को उसके स्थान से हटा दिया है, मुंबई 31वें नंबर पे है और ये 30वें नंबर पर आ गया है। तो मुंबई को अपने जो कहते हैं ना नॉक ऑफ द पर्च, मतलब अपने स्थान से हटा दिया है। ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली है भारत की नई इकोनॉमिक कैपिटल, अगर ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स की मानी जाए तो। इनमें से कौन सा कैंपेन है जो आपसा ने शुरू किया है, लॉन्च किया है? जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को जबरदस्ती कैदी बनाकर उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है, उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च करा है? इस कैंपेन का नाम है एवरी 8 मिनट्स। और इसका नाम एवरी 8 मिनट्स क्यों रखा है? क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से, हमारा जो ऑफिशियल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके हिसाब से भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चे का अपहरण हो जाता है, इसीलिए नाम रखा है एवरी 8 मिनट्स। कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, जो कि दिव्यांगों के लिए होती है एशिया के अंदर? ये हुई बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी है। ये एक IAS ऑफिसर भी हैं और इनका नाम है सुहास LY। सुहास LY ने जीती, ये IAS ऑफिसर है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने जीती, इन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैरी सुसांटो को हराया फाइनल के अंदर। NCC, तो मैं खुद NCC कैडेट रहा हूं वैसे। NCC भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी यूनिफॉर्म वाली यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और अगर आप NCC के तीनों लेवल कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप 50% आप आर्मी मैन हो गए हैं। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स का कौन सा ये रेजिंग डे था, यानी ये इसका कौन सा, कितने साल हो गए NCC को बने हुए, इसको रेज किए हुए? ये था इसका 68th रेजिंग डे, 27 नवंबर को। तो ये भी पूछ सकते हैं NCC कब बनी? NCC बनी 27 नवंबर को। 68th रेजिंग डे हमने इसका मनाया। कहां पर मनाया? अमर जवान ज्योति इंडिया गेट, नई दिल्ली। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन बहुत पॉपुलर है, न्यूज में बहुत आ रही थी, हमसफर एक्सप्रेस। हमसफर एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी कहां से दिखाई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कौन से 2 स्टेशनों के बीच में ये ट्रेन चलेगी? इसका नाम क्या है? हमसफर एक्सप्रेस। ये चलेगी गोरखपुर से दिल्ली के बीच में। सो आंसर है गोरखपुर एंड दिल्ली। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक बिल पास करा है जिसको बोलते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एंड डोमेस्टिक एम्प्लॉय बिल, जिससे जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका शोषण ना हो, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनका शोषण ना हो, प्लेसमेंट एजेंसीज उनका शोषण कर लेती हैं। तो ये बिल कौन से राज्य ने पास करा है? ये पास करा है झारखंड ने। बीजेपी की सरकार है, रघुबर दास यहाँ के CM है। और एक चीज और याद रखिए, इसका नाम भी पूछ सकते हैं, नाम है निजी नियोजन अभिकरण और घरेलू कामगार विधेयक। मैं रिपीट करता हूं, निजी नियोजन अभिकरण और घरेलू कामगार विधेयक, ये पास करा है झारखंड की सरकार ने। इनमें से कौन सी भारत की दवाइयों की कंपनी है जिसने स्वीडन की दवाइयों की कंपनी मोबर्ग फार्मा का ब्रांड खरीद लिया है? पीडिया केयर।
नाम से पता चल रहा है बच्चों का ब्रांड है। पीड़ा मतलब बच्चा, बच्चा पीडिया केयर। $5 मिलियन में खरीदा है, सिर्फ लगभग 40 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ये कौन सा भारतीय कंपनी है जिसने स्विट्जरलैंड की दवाइयों की कंपनी मोबर्ग फार्मा का ब्रांड, पूरी कंपनी नहीं खरीदी, सिर्फ एक ब्रांड खरीदा है पीडिया केयर 40 करोड़ रुपए में। ये कंपनी है स्ट्राइड्स सशून, स्ट्राइड सशून। और ये कहां की कंपनी है? ये बैंगलोर की कंपनी है। हमारी कौन सी भारत की गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने हीरो वुमेन्स प्रोफेशनल गोल्फ टूर जीत लिया है? ये आयोजित हुआ लखनऊ के अंदर। हीरो वुमेन्स प्रोफेशनल गोल्फ टूर टाइटल, इनका पहला टाइटल है। इनका नाम है स्मृति मेहरा, स्मृति मेहरा। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये कौन से देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मार्स मिशन कंडक्ट करेगी 2021 में? मार्स, मंगल ग्रह पे ये जाने की कोशिश करेगी 2021 में। कौन से कंट्री के स्पेस एजेंसी के साथ इसने पार्टनरशिप की है? इन्होंने ये पार्टनरशिप की है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक, यानी जो मेल होते हैं पर फीमेल बन जाते हैं, जो इनके इसके लिए कोई अलग ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस जो दूसरे लिंग में होना पसंद करते हैं, विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा देकर सम्मानित किया है एक तरह से, उनके लिए मतलब एक चॉइस रखी है, इनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो ये किया है इंडियन रेलवेज ने। इंडियन रेलवेज ने वहाँ पे थर्ड जेंडर का ऑप्शन प्रोवाइड किया है इनको, रेलवे टिकटिंग, बुकिंग, कैंसिलेशन, इन सब के लिए। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन रेलवेज IRCTC का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा इनमें से भारत के कौन से बॉक्सर हैं जिन्हें बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिलेगा? बेस्ट बॉक्सर, एशियन गेम्स के में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और इस बार ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया, मेडल से बस बहुत कम उससे मार्जिन से चूक गए। इनका नाम है विकास कृष्णन। विकास कृष्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बहुत ही ओबिचुअरीज के क्वेश्चन बहुत थे, इंटरनेशनल डेज के क्वेश्चन बहुत थे। कम से कम 20 क्वेश्चन तो ओबिचुअरीज के थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा अगर आप RRB मेंस दे रहे हैं 11 तारीख को। और भी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जिनमें ये IBPS क्लर्क है, और भी जो आने वाले एग्जाम है। KVS में ये वीडियो बहुत आपको उपयोगी रहेगा। KVS में आप याद रखिए, वैसे तो KVS में लिखा होता है 1 साल के करंट अफेयर, पर 1 साल के नहीं आते हैं, बस 3-4 महीने के आप करके जाइए अच्छे से। और जो पिछले 3-4 महीने हैं लेटेस्ट, उनके ज़्यादा आते हैं, तो उन्हीं को करके जाइए अच्छे से। और थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पोर्शन भी देख लीजिए, उतना काफ़ी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। इंग्लिश का वीडियो कुछ ही मिनटों में, मतलब कुछ ही घंटों में मैं आप तक लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू।